हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे मेंडल का प्रतिपादित दूसरा नियम, स्वतंत्र अभिव्यंजन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने ये नियम डाईहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने करे थे उनके कंक्लूजन के तौर पे दिया था। अब डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, तो सबसे पहले हम उसी की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के बारे में बात करी थी, जिसमें जो पेरेंट्स जिनको क्रॉस करवाया जा रहा है, मदर प्लांट और फादर प्लांट, ये जो दो प्लांट हैं वो किसी एक ही करेक्टर के लिए डिफरेंट हैं। हम उनको कंसिडर करते हैं। जैसे मदर या फादर में एक प्लांट टॉल होगा, दूसरा प्लांट जो होगा वो ड्वार्फ होगा या बोना होगा। उनका क्रॉस करवाया अगर जाए तो हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। लेकिन अगर दो अलग अलग कैरेक्टर्स में भिन्नताएं हो, जैसे कि इस केस में हमने ले रखा है कि हम सीड ले रहे हैं पी प्लांट का, अगर हम इसका कलर के तौर पे बात करें तो दो वैरायटी बनती है, येलो एंड ग्रीन। और अगर हम सीड के दूसरे कैरेक्टर के बारे में बात करें तो दो वैरायटी अगेन बनती है उसके शेप के अकॉर्डिंगली, राउंड एंड रिंकल्ड, गोल एवं झुर्रीदार। ठीक है, तो मेंडल साहब ने इन दोनों कैरेक्टर्स को यूज करने की कोशिश करी और एक प्लांट में, एक मदर प्लांट अगर मान लीजिए कि येलो एंड राउंड सीड्स हैं, तो उसका क्रॉस ग्रीन और रिंकल्ड सीड वाले फादर प्लांट से करवाया, मेल प्लांट से करवाया। या तो फिर वाइस वर्सा, अर्थात येलो और रिंकल्ड को उन्होंने फीमेल प्लांट के तौर पे लिया और ग्रीन और राउंड सीड वालों को उन्होंने मेल प्लांट के तौर पे लिया। जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो उन्होंने देखा कि F1 जनरेशन में, जैसा हम अच्छे से जानते हैं प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस के तहत, सिर्फ वो ही फॉर्म करेक्टर का अवेलेबल होगा जो डोमिनेट करेगा या जो प्रभावी होगा। तो यहाँ पे येलो और राउंड, पीले और गोल बीज वाले पौधे हमें प्राप्त हुए। मेंडल ने इन्हीं F1 की सेल्फिंग करवाई, यानी उसी टाइप के पौधों का आपस में ही क्रॉस करवाया। और जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो F2 प्लांट में उनको चार अलग अलग टाइप के फिनोटाइप नजर आए। फिनोटाइप मतलब जैसा पौधा दिखता है वो हम उसको कहते हैं, वो उसका फिनोटाइप है। तो टोटल 16 पॉसिबिलिटीज बनी जो हम आगे देखेंगे। उनमें से 9 येलो और राउंड थे, 3 ग्रीन और राउंड थे, 3 येलो एंड रिंकल्ड थे एंड 1 ग्रीन एंड रिंकल्ड थे। तो ये जो क्रॉस है, दो अलग अलग कैरेक्टर्स में भिन्नताओं को काम में लेते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए जो मेल और फीमेल प्लांट में क्रॉस करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायहाइब्रिड क्रॉस। और ये बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेंडल एनालाइज्ड नंबर ऑफ क्रॉसेस इन विच टू पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रेट्स वर इन्वॉल्व्ड साइमल्टेनियसली। एक साथ दो अलग अलग ट्रेट में ऑल्टरनेशंस उनको देखने को मिले थे। और ऐसा होता है, कई सारे करेक्टर्स हो सकते हैं। मेंडल ने इत्तेफाक से 7 करेक्टर्स को ही चूज़ किया और उन्होंने देखा कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि दो प्लांट जो हैं वो किसी एक ही करेक्टर में अल्टरनेटिव फॉर्म दिखाएंगे, वो मल्टीपल करेक्टर्स के लिए भी अल्टरनेटिव फॉर्म दिखा सकते थे। और इसीलिए उन्होंने डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड फर्दर क्रॉसेस करे। जो डाईहाइब्रिड क्रॉस है, इसमें हम ऐसा समझ सकते हैं कि मान लीजिए येलो कलर को कैपिटल G अलील से रिप्रेजेंट किया गया और राउंड को कैपिटल W से, तो जाहिर सी बात है कि एक ही जीन का दो अलील होते हैं जो कि उसकी कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म को गवर्न करते हैं। तो जो G जीन है वो अगर डोमिनेट है यानी कैपिटल G के फॉर्म में है तो येलो कलर प्रोड्यूस करवाएगा, और अगर वो स्मॉल जी है तो वो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करवाएगा। तो कैपिटल G और स्मॉल जी एक दूसरे के क्या हुए? अलील हुए। इसी तरीके से W जीन के दो अलील होंगे, कैपिटल W एंड स्मॉल W। कैपिटल W राउंडनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है और स्मॉल W किसके लिए? रिंकल्ड करेक्टर ऑफ सीड के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो
तो ऐसे ही उन्होंने जब क्रॉस करवाए तो F1 जनरेशन में उनको कैपिटल जी, स्मॉल जी, कैपिटल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू मिलना चाहिए, और वही उन्होंने फिनोटाइप में देखा, उनको जीनोटाइप तो पता नहीं था। तो फिर अगेन वही बात थी कि इसमें रिंकल्ड करेक्टर और ग्रीन करेक्टर हमने मिलाया तो था, लेकिन F1 जनरेशन में क्यों नहीं दिखा। इसी सोच के साथ में मेंडल आगे बढ़े और उनको लगा कि हो ना हो ग्रीन और रिंकल्ड करेक्टर इसमें होगा जरूर या नहीं होगा, ये सत्यापित करने के लिए उन्होंने उन्हीं प्लांट्स को सेल्फ करवाया, F1 जनरेशन को सेल्फ करवाया। तो उम्मीद करी जा सकती है कि एक गैमेट बनाने में हर जीन का योगदान होगा। अब जीन के दो टाइप के पार्ट होंगे, या तो रेसेसिव अलील आएगा उसमें, या तो डोमिनेट आएगा, उनमें से कोई एक आएगा। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने से हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल जी, कैपिटल डब्ल्यू एक अलील में जा सकते हैं, कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ भी कॉम्बिनेशन बना के दूसरे गैमेट में जा सकता है, स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू के साथ भी मूव कर सकता है, और स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ भी गैमेट फॉर्मेशन में मूव कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो चार गैमेट बनते हैं, चार जो पॉसिबिलिटीज बनती है मेल की और चार बनती है फीमेल की, तो ये चारों टाइप के गैमेट्स आपस में जब क्रॉस करते हैं तो हमें F2 जनरेशन में ये 16 पॉसिबिलिटीज हमें प्राप्त होती है। ओके, और इस डाईहाइब्रिड क्रॉस को जब हम पूरी तरीके से एनालाइज कर पाते हैं तो हमें जीनोटाइपिक रेशियो भी दिखाई दे रहा है 1:2:2:4:1:1:2:1:1, ओके, जो कि काफ़ी टीडियस है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फिनोटिपिक रेशियो इंपॉर्टेंट है। फिनोटिपिक रेशियो आप देख पा रहे हो 9:3:3:1। इसको डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मेंडेलियन रेशियो भी कहा जाता है, तो हमें इस पे खास तौर से ध्यान देना चाहिए। मोनोहाइब्रिड केसेस के लिए मेंडेलियन रेशियो क्या था? 3:1, जो कि उसका फिनोटाइपिक रेशियो था, जो हमने लास्ट लेक्चर में बात करी थी। और उनके लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के लिए जीनोटाइपिक रेशियो क्या था? 1:2:1। ओके, तो ये रेशियो जो है, अगर इससे कोई डेविएशन आता है तो इसका मतलब ये है कि जो स्वतंत्र अपयूहन का नियम है, जो रैंडमनेस पे डिपेंड करता है, वो काम नहीं कर रहा है, अर्थात वहाँ पे कोई लिंकेज है। ये बहुत एक खास बात होती है। तो चलिए हम वापस इस पॉइंट को नोटिस करते हैं इस डायग्राम के चलते, कि ये कैसे तय हुआ कि कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू के साथ जाएगा या स्मॉल डब्ल्यू के साथ जाएगा। आप देख पा रहे हो कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू के पास साथ में गैमेट फॉर्मेशन में मूव कर रहा है एक बार, और एक बार ही कैपिटल जी स्मॉल डब्ल्यू के साथ मूव कर रहा है, यानी इनका रेशियो 1:1 है। इसका मतलब ये हुआ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। इक्वल अपॉर्चुनिटी को हम क्या बोल सकते हैं? रैंडमनेस, रैंडम अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जिसका कोई फेवर या डिसफेवर नहीं हो रहा है तो रैंडम है। और इसी रैंडम वर्ड के चलते ही जो मेंडल साहब थे वो इस बात को समझते थे, उनका कॉमन सेंस और स्टैटिस्टिकल सेंस काफ़ी अच्छा था, और उन्होंने इस बात को कैप्चर किया और उन्होंने कहा कि ये जो रैंडमनेस है कि कैपिटल जी कभी कैपिटल डब्ल्यू के साथ भी उतने ही बार जा सकता है जितनी बार स्मॉल डब्ल्यू के साथ में जा सकता है। अगर तो ऐसा है तो यही स्वतंत्र अपयूहन है, यानी एक जीन का कोई अलील दूसरे जीन के किसी भी अलील के साथ में इंडिपेंडेंटली गैमेट फॉर्मेशन में मूव करता है, और इसी वजह से हमें ये चार गैमेट देखने को मिले, कैपिटल जी कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल जी स्मॉल जी कैपिटल डब्ल्यू एंड स्मॉल जी स्मॉल डब्ल्यू। तो ये स्वतंत्र अपयूहन का नियम था, जिस नियम को आप यहाँ पे लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं कि ये डाईहाइब्रिड क्रॉस के नतीजे के तौर पे लिया गया था। और ये कहता है कि जो फैक्टर्स हैं, जो अलग अलग पेयर्स के हैं, जो ट्रेट के किसी ट्रेट मतलब होता है करेक्टर, किसी करेक्टर के डिफरेंट पेयर्स के जो फैक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं। यानी कालेपन का कोई अगर जीन है और लंबेपन का अगर कोई जीन है और उनके दोनों के दो अलील हैं, तो
कालेपन के जीन के किसी भी अलील का किसी गैमेट में मूव करना इस बात से कोई सरोकार नहीं रखता कि लंबेपन का कौन सा जीन उस गैमेट में जा रहा है। यानी इंडिपेंडेंटली, बिना किसी कंट्रोल के, एक जीन का कोई भी अलील गैमेट में जा सकता है और दूसरे जीन का कोई भी अलील गैमेट में जा सकता है। ये सिंपलेस्ट मैनर में हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बारे में समझ सकते हैं। अब क्योंकि हमने मेंडल के दोनों नियम के बारे में अच्छे से समझ लिया था, पहला नियम था पृथक्करण का नियम, दैट इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और द प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, एंड द सेकंड वन इज द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ और द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके, अब इनसे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं वो ये हैं, जैसे सपोज कर लीजिए कि नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स कितने होंगे, तो हम कंसीडर कर लेते हैं n। n का मतलब आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, मान लीजिए कि n 1 है या 2 है, 3 है और 4 है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स अगर n हैं, जैसे सपोज कर लीजिए हमने बात करी थी कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल W स्मॉल w, इसमें कितने हैं? 2। कैपिटल G स्मॉल g और कैपिटल W स्मॉल w, ये दोनों ही क्या हैं? हेट्रोजाइगस जीन पेयर्स। तो ऐसे सिचुएशन में टोटल गैमेट कितने बनने चाहिए? 2n, यानी 2 4 बनने चाहिए, और आप इस टेबल में टैली कर सकते हैं। इसी तरीके से टोटल जीनोटाइप कितने बनने चाहिए? 9, और आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं ये 9 जीनोटाइप आपको वर्टिकल सेंस में कैपिटल G कैपिटल G कैपिटल W ये इस टाइप से ये 9 जीनोटाइप आपके पास लिखे हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से टोटल फिनोटाइप कितने प्रोड्यूस होने चाहिए? 4 टाइप के फिनोटाइप प्रोड्यूस होने चाहिए, 2n, और जीनोटाइप 3n प्रोड्यूस होने चाहिए थे। तो इस तरीके से आप सिंपलेस्ट फॉर्म में, और अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात करेंगे जिसमें कैपिटल T स्मॉल t अगर रहा है तो n बराबर कितना हो गया? 1। तो वहां पर गैमेट कितने बनते थे? या तो कैपिटल T या तो स्मॉल t, 2 ही गैमेट बनते थे, 2n। यानी अगर आपको हेट्रोजाइगस जीन पेयर का नंबर पता हो तो आप आसानी से नंबर ऑफ जीनोटाइप, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ गैमेट्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपके मेंडलियन जेनेटिक्स का जो 2 लॉ थे ये हमने कंप्लीट करे। थैंक यू सो मच।